हेलो एवरीवन, सो आई एम राहुल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन तीव्रा। तो देखिए, अब मैं यहाँ आज आप लोगों को क्वांटम नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ। क्वांटम नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वांटम नंबर्स में आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ये क्वांटम नंबर मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपको ये नहीं आता तो मतलब आप केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। ये ऐसे जैसे मैथ्स में आपको काउंटिंग आनी चाहिए, तो क्वांटम नंबर के बिना ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे, फिर ना पीरियोडिक टेबल समझ आएगा, ना केमिकल बॉन्डिंग, तो सारा इंटर रिलेट होता चला जाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम राहुल कौशिक। मैंने भी बेंसर क्लासेस में 10 साल काम किया है और ड्यूरिंग माय लास्ट 5 years आई वाज देयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और मैंने लगभग लगभग 2000 प्लस, एक मिनट, लगभग लगभग मैंने 2000 प्लस आईआईटीएंस को, सक्सेसफुल आईआईटीएंस को मेंटर किया है। हालांकि अब ये सब चीजें मैटर नहीं करती, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कितना समझ आता है और आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली लेट्स कम टू द पॉइंट। तो एक मिनट, हाँ भाई, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स। तो नाउ पॉइंट अराइजेस, सर व्हाई डू वी नीड क्वांटम नंबर। देखिए, सबसे पहले आपको ये सवाल पूछना चाहिए, हमें क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों है। बिल्कुल ठीक। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे आपका, मेरा, हर आदमी का एक एड्रेस होता है, हर आदमी का एक एड्रेस होता है, उसी तरह अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तक बोहर बरी में आपने पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, यूनिक एड्रेस। और वो एड्रेस बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो यहां पर हम एड्रेस बताएंगे हर इलेक्ट्रॉन का, वो भी एक कोडिंग के टर्म में। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेता हूं भाई, हाइपोथेटिकल केस। मान लीजिए एकदम अंधेरा हो रहा है और आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं, एकदम अंधेरा, आप इंडिया से यूएस किसी फ्लाइट में जा रहे हैं। तो जब आप उस फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहां क्या हुआ, चलो मैं फ्लाइट बनाता हूं, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, और चलिए भाई, इस फ्लाइट में किसी ने क्या किया, आपको पैराशूट पहना के और नीचे धक्का दे दिया। ठीक है, तो आप इंडिया से मान लो यूएस जा रहे थे, अब किसी ने आपके साथ कर दी भाई ऐसी चीज। तो जब आपको नीचे धक्का दिया पैराशूट के साथ, राइट, दिस इज पैराशूट, ये रस्सियों से आप बंधे हुए हैं, तो आप यहां कहीं गिरे, चलो ये कंटेनर तो नहीं है एटलीस्ट, यहां कहीं आप अफ्रीका के जंगलों में गिरे, तो ये अफ्रीका के जंगल है। एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैं ले रहा हूँ, आप जैसे ही अफ्रीका के जंगल में गिरे, वहां आपको वो आदिवासी मिल गए, जैसे आपने हिंदी मूवीज या इंग्लिश मूवी में भी देखा होगा, हुला लाला हुला लाला। तो एक बात है कि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, बट वो आपकी समझ सकते थे। मान लो किसी तरह आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी और वहां आदिवासी भी इंग्लिश बोलते थे अफ्रीका में। अब क्या हुआ, तो जब वो आदिवासियों ने आपको पकड़ा, तो उन्होंने देखा यार आपकी तो हालत खराब हुई पड़ी है भाई, एक आदमी ऊपर 3000 फीट 6000 फीट से नीचे गिर रहा है, तो सोचो क्या स्थिति होगी। तो जब आप नीचे गिरे तो उन्होंने पूछा कि भाई हम आपको पहुंचा देंगे, हम वो वाले आदिवासी नहीं है जो भाले से तुम्हारे को यहीं पे मर्डर कर देंगे, हम बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी है, तो आप ये बता दो आपका एड्रेस क्या है। तो अगर वहां पर कोई आपसे एड्रेस पूछे तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? आप कहीं जंगल में अफ्रीका में गिरे हुए, इंडिया में नहीं हो, आपको पता भी नहीं आप कहाँ हो, तो सबसे पहले आप क्या बताने वाले हो भाई? कंट्री। सबसे पहले आप कंट्री बताओगे। कंट्री बताने के बाद भी वो बोलेगा भाई और बता आगे थोड़ा सा, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताओगे। मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट नहीं, फिर आप अपने स्टेट बताओगे। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हो, तो आपने महाराष्ट्र बता दिया, तो कंट्री हो गया, स्टेट हो गया। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता दोगे, भाई महाराष्ट्र में आपने कोई भी, मान लीजिए पुणे डिस्ट्रिक्ट ले लिया या वट एवर। तो जब आप पुणे पहुंच गए तो फिर आपका वहां पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है, राइट। तो उसी तरह जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे सबसे बड़ी यूनिट यहां पर क्या है? कंट्री। उससे छोटी क्या है? कंट्री से छोटी क्या है? स्टेट। स्टेट से छोटी क्या है? तो यहां मैं बता सकता हूं ये कंट्री है, ये आपका स्टेट है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो यहाँ आपके इलेक्ट्रो वो रहते हो आप, ये आपका एड्रेस है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कंट्री, स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, तो अगर मैं ये सारा खेल लूँ, इस सारी कहानी को समझने की कोशिश करूँ, तो एक एटम के अंदर भी
क्या होता है, सबसे बड़ा होता है शेल, जैसे कंट्री, कंट्री के अंदर आपके स्टेट्स होते हैं, तो शेल के अंदर आपके सब शेल्स होते हैं, राइट। सब शेल के अंदर आपके क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहानी है भाई। तो आपको शेल बताना पड़ेगा, सब शेल बताना पड़ेगा, ऑर्बिटल बताना पड़ेगा, फिर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो क्वांटम नंबर यहाँ कहां से आ गया, तो अब मैं वापस क्वांटम नंबर पे आता हूं। तो हम अभी तो मैंने बता दिया मैं इंडिया से हूं, महाराष्ट्र में पुणे का हूं, वो पहुंचा देंगे। लेकिन केमिस्ट्री में हम कोड की टर्म्स में बात करेंगे, मैं इन्हें नंबर्स की टर्म्स में बताऊंगा कैसे, तो वो भी जरा ले लेते हैं। तो मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या है, ये 4 नंबर्स का एक सेट है जो आपका शेल बताएगा, सब शेल बताएगा, ऑर्बिटल बताएगा और इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज देगा आपको, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली 4 नंबर्स का एक सेट। डन। तो व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच इज यूज्ड, इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स which is used to locate an electron inside an atom, राइट। तो ये एक एटम के अंदर, लिख लीजिए भाई ये डेफिनेशन, कॉपी और पेन साथ रखोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। तो इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। और हर इलेक्ट्रॉन का ये एक यूनिक एड्रेस देगा भाई, क्योंकि आपकी क्लास में अगर 2 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, और अगर वो भाई भाई नहीं है तो हर आदमी का एड्रेस अलग होगा, तो हर स्टूडेंट का एड्रेस अलग होने वाला है। तो क्वांटम नंबर इज बेसिकली सेट ऑफ 4 नंबर्स, सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और फिर वहां घर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा शेल हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई, सब शेल, ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल, यानी शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इनको शेल को बताने के लिए मैं बार बार शेल नहीं लिखूंगा, शेल को बताने के लिए मैं एक नंबर यूज करूंगा जिसे मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, सब शेल को मैं l से करूंगा, ऑर्बिटल को मैं m से करूंगा, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए हम चौथा क्वांटम नंबर डिफाइन करेंगे जिसको मैं s से लिखने वाला हूं। तो ये 4 नंबर्स का सेट हो गया जिसे मैं क्वांटम नंबर बोलता हूं। ये चारों नंबर आपको कोडिंग की भाषा में शेल बता देंगे, सब शेल बता देंगे, ऑर्बिटल बता देंगे और स्पिन बता देंगे। यहां तक कोई डाउट है, बता दीजिए भाई अगर कोई भी डाउट है तो। सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स, तो इन 4 नंबर्स का जो सेट है वो क्वांटम नंबर कहलाता है, और ये सारे क्वांटम नंबर्स हैं, राइट। तो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज ऑर्बिटल नाउ। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज होता है, क्योंकि सर ये तो हमें पता पड़ गई कि शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल क्या है, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, इसे विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल सी चीज बताता हूं। पहले आप ऐसे समझो, ऑर्बिटल को छोड़ो, जैसे मैंने कहा कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाउस। तो ध्यान से देखिए अल्टीमेटली क्या चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आप हवाई जहाज से ऊपर जा रहे हैं, एरोप्लेन से आप ऊपर से जा रहे हैं, तो आपको नीचे क्या दिखेंगे, कंट्री नहीं दिखेगी, आपको हाउसेस दिखेंगे। कलेक्शन ऑफ हाउसेस, कलेक्शन ऑफ हाउसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड स्टेट, एंड कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड कंट्री। बट बेसिकली हर चीज किससे बनी हुई है, हाउस, आपको ऊपर से हाउस दिखेंगे। तो उसी तरह यहां पर मैं ऑर्बिटल बोलूंगा तो जो सबसे छोटी यूनिट है ऑर्बिटल, हर चीज आपकी किससे मिलकर के बनी हुई है भाई, ऑर्बिटल से। तो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्या देगा, सब शेल, एंड कलेक्शन ऑफ सब शेल विल गिव यू कंट्री और द शेल, राइट। तो अब ये ऑर्बिटल क्या होता है, अब जरा आपको ये समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल। तो आप ऐसे समझिए कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन अब जब हम 11th वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करेंगे तो वहां हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो बोलेगा कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एकदम लोकेट नहीं कर सकते, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल को आप 100% उसके मोमेंटम और पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते। तो हम इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बताते हैं। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में ये एक्स और वाई एक्सेस है और ये मेरा जेड एक्सेस है। तो यहां पर मैं इस तरीके की डॉट्स बनाऊंगा, ये रही मेरी डॉट्स, ठीक। अगर ये डॉट बनी, ये बन गई डॉट, तो ध्यान से देखिए भाई, ये डॉट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
ये रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ डॉट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इस रीजन में यहाँ बोलूंगा प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं तो ये डेंसिटी कम होती जा रही है। तो मैंने बोला कि यार देखो, पाया तो यहां भी जा सकता है, पाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, बट सबसे ज्यादा उसके पाए जाने के चांसेस यहां पर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है तीनों डायमेंशन में, कि भाई ये मैंने न्यूक्लियस लिया, आर इधर 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 सब डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो जो आर है, जो रेडियस है, उनको सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो यू विल गेट अ स्फीयर। आगे बताएंगे उसे। तो इस डिस्टेंस को मैंने मान ली, इस डिस्टेंस तक पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब मैंने बोला है 90 से 95% तो आपका इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा, बाकी 5% तो यहां भी पाया जा सकता है, तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल एक थ्री डायमेंशनल, इट इज डिफाइंड एज थ्री डायमेंशनल स्पेस around a nucleus where probability of finding an electron is maximum, right? So what is orbital? So orbital is defined as three-dimensional space around a nucleus where probability of finding an electron is maximum. The orbital, अगर आपको किसी ऑर्बिटल का एड्रेस बताना, तो देखिए मैंने आपको बताया सबसे बड़ा शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल का जो एड्रेस है वो बताने के लिए तीन क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, एन, एल और एम, राइट? आपको ये बताना पड़ेगा कि वो ऑर्बिटल किस शेल से बिलोंग करता है, किस सब शेल से बिलोंग करता है। और जो चौथा क्वांटम नंबर है एस, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा। मतलब अगर आप खोए थे तो तीन क्वांटम नंबर आपके घर का एड्रेस देंगे और चौथा आपके बारे में बताएगा, आप लड़का हो या लड़की हो। उसी तरह वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा। तो चार क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल, एम, और चौथा होता है एस। तो ये जो तीन क्वांटम नंबर होते हैं ये तो ऑर्बिटल का एड्रेस देते हैं। किसका एड्रेस देते हैं भाई? ऑर्बिटल का। और जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो आपको क्या देता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। तो हम इन्हें डिटेल में लेंगे, बट अभी मैंने आपको ये बता दिया है। और ऑर्बिटल क्या होता है? अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। गॉट इट? तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो देयर आर फोर नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, कई बार इसे हम डिनोट करते हैं एमएल से, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर एस, कई बार हम इसे एमएस भी लिख देते हैं, बट एससी नॉर्मली यूज होता है, दिस इज आल्सो नोन एज एमएल। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसके दो नाम हैं, या तो एजीमुथल या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, राइट? सो जस्ट रिमेंबर इट, देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स। करेक्ट? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब देखिए मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में बताएगा? सब शेल के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल। और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। तो ये जो तीन है ये तो आपके घर का पता बता रहे हैं कि किस देश में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है। और जो चौथा है वो आपके बारे में बात कर रहा है कि भाई आप बॉय हो या गर्ल हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वन बाय वन देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या क्या बताने वाला है। पॉइंट नंबर वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। सबसे पहला पॉइंट, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैंने बोला N1 तो आप इसे बोल सकते हो फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल, एक ही बात है, राइट? एक्चुअली बोहर इसे ऑर्बिट बोलता था। ऑर्बिट और शेल में क्या अंतर है? ऑर्बिट 2 डायमेंशन में होता था, जैसे एक कॉइन हो गया, और शेल आपकी बॉल की तरह 3 डायमेंशन में होगा। तो n अगर 2 है तो इसे मैं क्या बोलूंगा? सेकेंड शेल या सेकेंड एनर्जी लेवल। n अगर 3 है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? थर्ड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल। n अगर 4 है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? फोर्थ शेल या फोर्थ एनर्जी लेवल। 5, 6, 7, 8, 9, सर कहां तक जाएगा ये? कहां तक जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, और जो n की वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगी, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इंटीजर की जगह फ्रैक्शन में हो जाए 0.5। इसका क्या मतलब है भाई? आधा एनर्जी लेवल नहीं, आधा शेल, नो। या n इज इक्वल टू 2.5, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएंगी। सेकंड पॉइंट इसी के ऊपर बेस्ड है। इट रिप्रेजेंट शेल नंबर और एनर्जी लेवल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n।
तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शेल को या एनर्जी लेवल को बताता है। अगला, इसकी परमिसिबल वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक है, 1 to इनफाइनाइट। डन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले अब जरा हम इस पे आते हैं। इट ऑल्सो डिटरमिन्स द एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी लेवल कैसे डिटरमिन करेगा, तो दोबारा देखिए, अगर n1 है तो ये कहलाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। अगर n2 है तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड एनर्जी लेवल। n अगर 3 है तो ये क्या कहलाएगा, थर्ड एनर्जी लेवल, या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो देखिए यहां पर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि फर्स्ट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, उसकी एनर्जी पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेल की भी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जो भी इलेक्ट्रॉन उस शेल में प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और तीसरे में है, तो जो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी पहले शेल वाले से ज्यादा होगी। डन। तो एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। जैसे मैं बोलूं, आगे पढ़ाऊंगा कि भाई ऑर्बिटल एक पहले शेल का भी एक ऑर्बिटल हो सकता है, दूसरे शेल का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है। तो अगर मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको पता है ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये देखिए s ऑर्बिटल है, ये पहले शेल का है, ये दूसरे शेल का है, तीसरे का, हालांकि आगे आएगा बट फिर भी। तो जैसे जैसे आपका ये शेल नंबर बढ़ता जा रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा, चाहे वो s ऑर्बिटल है चाहे p है। ये s और p क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, अभी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इट ऑल्सो डिटरमिन्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल। इन जनरल, हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर विल बी द साइज ऑफ ऑर्बिटल। एनी डाउट यू हैव टिल दिस पॉइंट? नो डाउट। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या बोलते थे हम, ये न्यूक्लियस है बोहर बरी मॉडल के हिसाब से, जरा पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, तो हम बोलते थे के शेल, एल, एम और एन, यही बोलते थे ना। अब हम इन शेल्स के क्या नाम रखते हैं भाई, ये आपका हो गया n1, ये हो गया n2, ये n3, ये n4। पहले बोहर बरी बोलता था के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो अब हम रखते हैं n1, n2, n3। फर्स्ट शेल का नाम अब के है, सेकंड शेल पहले जिसे हम एल बोलते थे वो n2 है, एम एल 3 है और n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है। एक और बात, मैंने जैसे बताया कि बेसिकली एक कंट्री घरों से, हाउसेस से मिलकर बनी हुई है, तो कुछ हाउस का कलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन स्टेट बनाएगा, बट है अभी भी वो हाउस, और स्टेट्स का कलेक्शन कंट्री बनाएगा। तो यहां पर मैं आता हूं, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ऑर्बिटल मतलब आप दिमाग में ला सकते हो हाउसेज, राइट, टोटल नंबर ऑफ हाउस। और मैं ये बता देता हूं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो 2 क्यों आते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने हाउस होंगे या किसी कंट्री में कितने हाउस होंगे, तो यहाँ मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये कंट्री में टोटल हाउस बता देगा। और एक हाउस में 2 बच्चे रहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता पड़ जाएंगे, राइट। अब दोबारा पढ़िए, इट गिव्स आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स which may be present in a shell। तो यहां होना चाहिए, इट गिव्स आइडिया ऑफ मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स which may be present in a shell। तो जैसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, अगर अब मैं यहां आपसे बोलूं कि भाई मैंने पहला शेल ले लिया n1, n2, n3, n4, n5, तो मैं आपसे यहां बोलूं कि n1 में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल, बताइए क्या आंसर होगा। फिर मैं बोलूं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो n1 में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा, 1, n2 में कितने होंगे, 4, n3 में कितने होंगे, 9, n4 में कितने होंगे, 16, n5 में कितने होंगे, 25, n स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² हो जाएंगे भाई। तो जब मैं 2n² लिख रहा हूं तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं। अगर आपको याद हो बोर बरी वाला तो वो क्या बोलता था 2 8 8, नहीं 2 8 8 नहीं है भाई, 2 8 18 है। वो कैसे होगा वो भी हम सीखेंगे। फिर यहाँ पर n4 अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 16 इंटू 2 32, 25 इंटू 2 50। तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे और उन ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, राइट। तो देखिए ये सारी कहानी हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, बट जल्दी से मैं सारे पॉइंट आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके माइंड में वो रहे। सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय n, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय m। दूसरा पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। इसकी जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो आप क्या बोलते हो, एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो आप क्या बोलते हो, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है। फिर आपने क्या किया, साइज के अलावा n² और 2n², तो किसी nth शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने आएंगे n² और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2n²। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें शेल के बारे में या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। तो इतना हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले कंट्री आती है, कंट्री के अंदर आपका क्या आता है, स्टेट। तो कंट्री को n से डिनोट करते हैं, स्टेट को l से। तो यहां मैं कंट्री को शेल बोलता था और इसे क्या बोलता था, सब शेल। तो पहली चीज तो अब आपको ये क्लियर होनी चाहिए, जो l है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा m, और इसके अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो 1 बाय 1 मैं इन्हें लेने वाला हूँ। तो अब मैं सेकंड पर आ रहा हूँ, एंड दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय दिस l एंड आई कॉल इट एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। और इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नेम्स है। नॉर्मली लोग सब्सिडायरी क्वांटम नंबर वाले को नहीं जानते, राइट। तो ये हम बेसिक क्वांटम नंबर्स ले रहे हैं। जब आप 11th की स्टार्ट बिगिनिंग करते हो तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो इनको डिटेल में भी लूंगा, वहां पर जेड कंपोनेंट और वो सारी चीजें भी लेंगे, बट अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इट इज डिनोटेड बाय एल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। दूसरा पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट द नेम्स ऑफ द सबशेल एंड देयर शेप्स। तो ये आपको सबशेल के बारे में बताएगा, मैंने बोला था, और उनकी शेप के बारे में भी आपको आइडिया देगा। लेकिन उससे पहले ये पता होनी चाहिए, जैसे n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती थी, ये l की वैल्यूज क्या होंगी भाई, l की वैल्यूज क्या होंगी। तो मैं l की वैल्यूज पर आता हूं। तो l की जो वैल्यू होंगी वो 0 से लेकर n-1 होंगी, और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। पॉसिबल वैल्यूज आर 0 to n-1। ठीक, कैसे, तो जरा ये भी देख लेते हैं। अगर मैंने कहा n1 तो l की वैल्यू होगी 0। अगर मैंने कहा n2 तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और क्या होगी 1, 2 नहीं हो सकती, n-1, n से एक कम, एक मिनट, n से एक कम। एक मिनट भाई, तो यहां तक हो गया है। अब आप इधर देखिए, अगर n की वैल्यू मैं 3 ले लूं तो l क्या होगा 0, l क्या होगा 1 और l क्या होगा 2। समझ आ रहा है यहां तक। तो देखिए 3 नहीं हो सकती, n से एक कम तक जाएगा। अगर n में 4 ले लूं तो l की वैल्यू क्या होगी 0, l की वैल्यू क्या होगी 1, l की वैल्यू क्या होगी 2 और l की वैल्यू क्या होगी 3। बताइए अगर कोई डाउट है तो, है क्या, नहीं है।
अब आप जरा इधर देखिए, इधर मैं बताता हूं, L0 का मतलब S सब शेल, तो ये सब शेल है भाई, सब शेल के नेम है। L0 मतलब S सब शेल, L1 मतलब P सब शेल। तो देखिए पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होगा S, दूसरे में दो होंगे S और P, तीसरे में क्या क्या होगा S P और ये क्या होगा D, तीन सब शेल। अब आपको समझ आ रहा है। N4 में क्या क्या होगा भाई, S P D F। तो मैंने क्या बोला था कि द वैल्यू ऑफ L डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ N, और फिर मैंने बताया था ये आपको किसके बारे में बताएगा, सब शेल और उनकी शेप के बारे में। शेप की तो अभी तक बात ही नहीं हुई, सब शेल तो पता पड़ गया कि भाई पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल है दैट इज S, दूसरे में सिर्फ दो हैं S और P, तीसरे में तीन है S P और D, और चौथे में चार हैं S P D और F। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो, यहां पर शेल की शेप नहीं पता लग रही मुझे, तो देखिए शेप पता लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो L0 मतलब S, ये स्फेरिकल इसकी शेप होती है, और ये S कहां से आया, नेम ऑफ द सब शेल इज शार्प, शार्प का S उठा लिया। L1 को हम P क्यों बोलते हैं, ये प्रिंसिपल से आया, P उठा लिया। D कहां से आया, डिफ्यूज से, L2 फंडामेंटल से। इनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये स्फेरिकल होता है, ये डम्बेल होता है, डम्बेल आप जानते हो भाई, जिम में यूज करने वाले डम्बेल, मतलब इस तरीके से। और ये डबल डम्बेल, तो दो डम्बेल होंगे, वो भी मैं अभी दिखाने वाला हूं। डबल डम्बेल का क्या मतलब है कि भाई एक डम्बेल दो डम्बेल, तो ये आपका D है, ये आपका P है, ये आपका S है। तो ये कॉइन की तरह दिख रहा है, ये 3 डायमेंशन में है, स्फेरिकल। तो आपको अगर ये पता है S P D, तो आपको उनकी शेप भी पता है। तो मेरे हिसाब से अब आपका सेकंड पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है कि ये आपको सब शेल के बारे में बताता है और उनकी शेप के बारे में बताता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, N1 S, N2 S और P, N3 SPD, N4 SPDF। बोलो भाई कोई डाउट है तो बताइए मुझे, नहीं है? चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं आगे आता हूं, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एफ की शेप आपसे नहीं पूछी जाएंगी। L0 मतलब S शार्प, नाम कहां से आए, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड। नहीं तो बच्चे कहते हैं सर SPD ये क्या है, सीक्वेंस भी नहीं लिया। एक तो इंग्लिश वैसे ही कमजोर रहती है, ऊपर से उल जलूल, तो उल जलूल नहीं, ये इनके पहले पहले अल्फाबेट्स ले लिए गए। बताइए भाई अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए एस की शेप स्फेरिकल का क्या मतलब है कि अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बनाया तो देखिए वो यहाँ मैक्सिमम आ रही है, तो इस रीजन तक मिलेगा, तो वो यहां भी आपने एक लाइन बना दी और बोल दिया कि सर ये मेरा ऑर्बिटल है, ये क्या है, मेरा ऑर्बिटल। तो ये एस हो गया स्फेरिकल, तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। आप न्यूक्लियस इधर निकलो, इधर निकलो, इधर निकलो, इधर निकलो, कहीं भी निकलो, आपको क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलने वाले हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये आपकी एस शेप होगी। अब पी, जैसे पी देखिए, ये सेंटर में न्यूक्लियस है भाई, यहाँ पे भी ये सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ये आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस भी ज्यादा, जहां डेंसिटी कम वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस भी कम। उसी तरह अब मैंने ये पी का बनाया, तो इसी को हम लोग ऐसे बना के दिखा देते हैं बाद में। तो ये डम्बेल बन गया। तो ये दिखा रखा देखो भाई एस, फिर बीच में खाली जगह, बताऊंगा ये रेडियल नोड होती है, फिर एक और एस, फिर बीच में खाली जगह, फिर एक और एस। तो इनको भी मैं डिस्कस करूंगा। एस और पी के मैंने आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में दिखाया। फिर मैं आपको डी दिखा देता हूं भाई, ये डी है। अगर मैं डी की बात करूं तो ये डबल डम्बेल है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, कागज पेन से यूं। तो देखिए ये वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, ये दिमाग में रखना, ये वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। एक साइंटिस्ट ने इसे यहां तक खींचा, दूसरा कहता मैं तो यहीं तक मानूंगा। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल चीज है कि लगभग 95%, 90 से 95, 90 to 95% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इस रीजन में है। इसको शेप बना दो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी बनाई, आपको वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू भी मैं बताऊंगा कि वो इनके वेव फंक्शंस क्या है और ये क्लाउड कैसे आते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में लेंगे।
अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाला आपका क्वांटम नंबर्स ले रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इट डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए अब आपको ये चीज पता पड़ गई है, L0, L1, L2, L3, तो ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D और ये हो गया F। ठीक, तो जैसे मैंने बोला कि चौथा शेल, तो चौथे शेल में S भी होगा, 4S, 4P, 4D, 4F, शेल सबका सेम हो गया। तो इनमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो ये क्या कहता है, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी भी बढ़ेगी, तो एनर्जी ऑर्डर ये होगा, प्रोवाइडेड N सबका सेम है, प्रोवाइडेड N सबका क्या है भाई, सेम। तो एज वैल्यू ऑफ L इंक्रीजेज एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। कोई डाउट भाई यहां तक? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में ले लूंगा वो डाउट, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आपको एनर्जी भी बताता, वो भी एनर्जी बताता था, वो शेल की बताता था, ये सब शेल की भी आपस की एनर्जी बता देगा, प्रोवाइडेड N इज सेम। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इन ए सब शेल। हाँ भाई, अब इसमें और पुराने में क्या अंतर है? वो N² से बताता था, वो शेल के अंदर बता रहा था, ये सब शेल के अंदर बताएगा। क्या अंतर हुआ? जैसे मैं आपसे पूछूं कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में कितने घर हैं, और मैं आपसे पूछूं इंडिया कंट्री में कितने घर हैं, तो कंट्री लेवल की बात कौन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पुणे डिस्ट्रिक्ट की बात कौन करेगा? ये। तो ये डिस्ट्रिक्ट में, यानी सबसे बड़ा होता है शेल, फिर होता है सब शेल और फिर होता है ऑर्बिटल। तो ये शेल है, ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल तो हाउस है, सब शेल में बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे, तो एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये इससे पता लगेगा, और एक शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने घर होंगे कंट्री में, वो पहले हम पता लगा चुके। तो इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। फॉर्मूला क्या है? 2l+1, और ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने से मल्टीप्लाई कर दो भाई? 2 से, ठीक, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, राइट। तो अब मैं जरा इसका एग्जांपल ले लेता हूं एक। जैसे अगर मैंने कहा L इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? S सब शेल, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालिए, 2l+1, L की वैल्यू 0 रख दो तो एक ऑर्बिटल। तो अगर आप S सब शेल लेंगे तो उसमें एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। सिमिलरली अगर L1 लिया तो इसका क्या मतलब है? P सब शेल, P सब शेल तो मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए? 2l+1, तो P की L की वैल्यू 1 रख दो तो 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। यहां मैं बोलूं कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने आएंगे? 2। तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। उसी तरह अगर मैं यहाँ आपसे कहता हूं कि भाई मेरा तो L2 है, L2 बोले तो D सब शेल, तो D सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे भाई? 2 इंटू 2+1 5, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं फिर? 10। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया है। S में एक ही ऑर्बिटल होगा, P में 3 होंगे और D में 5 होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने तो एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? अगर आपका ये हो गया है तो मैं आगे आता हूं कि भाई आप F में भी निकालना चाहो, जैसे मैंने अगर F में मुझे निकालना है तो मैंने कहा कि भाई L3 F के लिए होगा, तो 2 इंटू L+1, तो ये तो ऑर्बिटल आ जाएंगे, कितने आ गए? 2 इंटू 3+1 7, तो मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल आ गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डन। चलिए यहां तक होने के बाद nth शेल कंटेन n सब शेल। अब ये क्या पचड़ा है यार? nth शेल कंटेन n सब शेल, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं इसे ऐसे समझा सकता हूं कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। तो देखिए अगर मैं पहले शेल की बात करूं, वापस दिखाता हूं, पहले शेल में L0 ही पॉसिबल है, तो एक ही सब शेल होगा S।
दूसरे में 2 सब शेल थे क्योंकि एल की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 और 1, तो एस और पी। इसमें 3 होंगे एस, पी और डी, तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है। इसमें 4 होंगे एस, पी, डी और एफ, तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है। बोलो है या नहीं? तो हो गई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। दिखा देता हूं। पहले में एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस, पी और डी, चौथे में एस, पी, डी एंड एफ। क्यों? क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2 एंड 3, 4 वैल्यूज हैं। इसमें एल की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, सॉरी 2, तो 3 ही वैल्यूज हैं, तो 3 है। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होंगी, 0 एंड 1, 2 वैल्यूज हैं, तो ये 2 ही है। इसके लिए एल की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, तो एस सी है। हो गई काम। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो टेल मी फास्ट। तो इस तरह हमने देखा कि nth शेल विल कंटेन n सब शेल। तो अब हम अगली क्लास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स करेंगे। तो अगली क्लास में मैग्नेटिक करेंगे, स्पिन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। और मैं आपको फिर बता देता हूं, यू कैन ज्वाइन अस, प्लीज शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल तीव्रा, सेम नेम है भाई, तो यू कैन ज्वाइन अस। इस चैनल पे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा, डीपीपी, मॉड्यूल, शीट, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। और एक बार वो देने के बाद मैं वो चीजें यहाँ पर डिस्कस भी करूंगा। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, प्लीज इसे शेयर और लाइक कीजिए जितना आप कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।